Hello everyone. Today we discuss lesson number 7. Nothing you can't do. Nothing means क्या होता है? कुछ भी नहीं. You can't do, तुम नहीं कर सकते. मतलब कि इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. यदि आपके अंदर स्ट्रांग विल है तो आप सब कुछ कर सकते हो. How can the greatest obstacles and difficulties in life be overcome? तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी बड़ी, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ. तो इस लेसन में आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और बाधाओं को पार कर सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. तो इसमें क्या है, एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम है शरद. वो क्या है, दिल्ली के लिए जा रहा है और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ता है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में वो चढ़ता है तो क्या होता है, अ शिवर रैन थ्रू माई स्पाइन. तो उसकी बॉडी एकदम कांप सी जाती है, उसकी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम सिरहन सी उसकी बॉडी में होती है. क्यों होती है, इसका कुछ रीज़न है. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed. तो ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे पता चलेगा. तो अभी वो बता रहा है कि जब वो जाता है दिल्ली के लिए तो नवंबर का महीना था. नवंबर के महीने में क्या होता है, ठंड होती है थोड़ी सी और शाम का टाइम था. तो वो उस शॉल को थैंक करता है, मतलब उस शॉल के लिए थैंकफुल होता है, अपने आप में कृतज्ञ महसूस करता है जो शॉल उसके कंधे पर डली हुई है और कंधे के अंदर जो है उसे ढके हुए है. कंधे के अंदर क्या है, कंधे के अंदर है उसके जो राइट हैंड है, राइट हैंड का कटा हुआ पार्ट, उसका हाथ कट जाता है एल्बो से, मतलब उसकी कोहनी से. तो जो बकाया जो बचा हुआ भाग है हाथ का वो उसके शॉल के अंदर ढका रहता है. तो इसलिए वो शॉल का थैंकफुल है. द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड. तो वो क्या बताता है, जो इसका शॉल जो है वो उसका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है, मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाला एक साथी बन गया है. 12 months ऑफ द ईयर, तो 12 महीने, वो साल के 12 महीने शॉल जो है वो उसके कंधे पे रहती है, सदा उसके साथ रहती है. फॉर इट हेल्प हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई राइट हैंड. और क्यों शॉल साथ रहती है, क्योंकि शॉल जो है वो उसका जो स्टम्प, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसका राइट हैंड एल्बो से कट गया है. तो एल्बो तक का जो हैंड है, मतलब बचा हुआ हैंड का जो भाग है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टम्प कहते हैं. हिंदी में कहते हैं ठूंठ, लेकिन वो गंदा लगता है बोलने में, तो आप स्टम्प बोल रही. तो उसके जो हाथ का बचा हुआ हिस्सा है वो शॉल से ढके रहता है. एंड इट वॉज वन सच ट्रेन दैट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी. तो उसे ये शिवर, मतलब उसका जो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ता है तो क्यों कांप जाता है, क्योंकि ऐसी ही किसी ट्रेन में उसका एक्सीडेंट हो गया था जब उसका हाथ कट गया था. तो उसे वही पुरानी घटना याद आ जाती है. तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे वही अपनी पुरानी घटना याद आ जाती है कि ऐसे ही किसी ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से हमारा ये हाथ जो है वो कट गया था. तब नेक्स्ट पैराग्राफ. 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train. After having supper, I washed my hands at the sink next to an open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. I was flung right out of the door. तो अब वो बताता है कि किस तरीके से उसका हाथ ट्रेन से कटा. तो क्या है, 3 साल पहले की बात है. तो वो क्या है, अपनी सीट पर बैठ के उसने खाना खाया ट्रेन में. फिर उसके बाद खाना खाने बाद, हैविंग सपर मतलब अपना भोजन करने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ से उठकर वो कहाँ गया, आई वॉश्ड माई हैंड्स एट द सिंक. उसने क्या, सिंक पर गया, सिंक पे हाथ धोने के लिए गया. तो वहाँ पर उसने अपने हाथ धोए. और सिंक थी कहाँ पर, जैसे आपने ट्रेन में सफ़र करते वक्त देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कंपार्टमेंट का जो डोर होता है उसके ही पास में सिंक होती है. तो वहाँ सिंक पे, कंपार्टमेंट की डोर के पास ही सिंक थी, वहाँ पे उसने हाथ धोए. उसके बाद जैसे ही वो हाथ धोकर टर्न हुआ तो क्या हुआ, ट्रेन में एक झटका लगा. सडनली मतलब अचानक, जर्क मीन्स झटका लगना.
तो उसके बाद थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस, जो उस झटके से क्या हुआ कि वो एकदम बैलेंस उसका बिगड़ा, डिसबैलेंस हुआ और जाके वो कहाँ जाके गिरा, उस झटके ने उसे बाहर फेंक दिया, ट्रेन के बाहर। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर, और सीधा वो बाहर जाके गिरा। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक, और वो कैसे गिरा, पीठ के बल गिरा। द कैरियज व्हील्स severed my right arm above my elbow, और जो व्हील से जैसे वो बाहर गिरा रेलवे ट्रैक पर, तो क्या हुआ, उसके जो रेलवे के व्हील्स होते हैं, मतलब पहिए जो होते हैं, उससे उसका राइट हैंड उसकी एल्बो से कट गया। एल्बो मतलब कोहनी। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स आई ले ऑन द ट्रैक, अब वो बताता है कि अगले 2 घंटे तक, नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स का मतलब है अगले 2 घंटे तक, आई ले ऑन द ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा रहा। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स उसके खून बहता रहा। एंड इन एक्सट्रीम पेन, और बहुत ज़्यादा तो अत्यधिक उसके दर्द था। अनटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी, और कब तक वो पड़ा रहा, जब तक कि वहाँ से कोई ट्रैक इंस्पेक्टर नहीं गुजरा। तो जब वहाँ से वो ट्रैक इंस्पेक्टर गुजरा तो उसे वो पड़ा हुआ मिला। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, और फिर उसके द्वारा वो कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल। उसे ट्रैक इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल भिजवाया। माई सीवियर्ड लिम्स वॉज टू डैमेज टू बी सीन बैक, तो उसका जो कटा हुआ जो हिस्सा था वो क्या है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, नष्ट हो गया था, बेकार हो गया था कि वो दोबारा सिल के उसे जोड़ नहीं सकते थे। दे सैड आई वॉज क्रिटिकल, तो उन्होंने कहा कि उसकी जो हालत है कैसी है, गंभीर है। वट आई लिव्ड, लेकिन वो जिया, मतलब वट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, लेकिन वो इस अपंगता के साथ भी जिया, जीवित रहा। दिस स्टम्प ऑफ अ हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरीवन विद अ सॉल, और यही जो स्टम्प है, मतलब उसके हाथ का जो कटा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो भाग है, आधा भाग तो कट गया, आधा भाग जो बचा हुआ है वही वो सभी से, एवरीवन मतलब हर प्रत्येक से, एक सॉल की हेल्प से उसे छिपा के रखता है। तो वो अपने हाथ को सॉल से छिपाता है जिससे कोई देख ना पाए। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व्ड। अब वो बताता है उस ट्रेन का जिसमें वो अभी चढ़ा दिल्ली जाने के लिए। इसके पहले वाले पैराग्राफ में उसने बताया कि किस तरीके से पहले किसी ट्रेन में उसका एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके से उसका हाथ कटा, और अब वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कहता है, द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल, जो कंपार्टमेंट जिसमें उसे जाना था वो क्या पूरा फुल था। बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व्ड, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी जो सीट जो है पहले से रिजर्व थी। आई वॉक नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड, तो वो अपनी सीट की तरफ नर्वसली आगे बढ़ा और अपने एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में अपना सूटकेस पकड़े हुए था। तो नर्वस क्यों था, वही वो अपने हैंड की वजह से। फॉर मैनी मिनट्स आफ्टर आई हैड सेट डाउन आई स्टेयर्ड एट द फ्लोर। अब वो बताता है कि जाके वो सीट पे बैठ गया, फिर वो काफ़ी टाइम तक, कई मिनट्स तक क्या हुआ कि वो केवल फ्लोर की तरफ स्टेयर करता रहा, मतलब केवल फर्श को देखता रहा, फर्श को ही घूरता रहा। क्यों घूरता रहा, टू साइड टू मीट, क्योंकि उसे आसपास के लोगों से नज़र मिलाने में क्या है, शर्म आ रही थी। अब शर्म क्यों आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कहीं उसका हाथ जो है, उसकी मतलब हाथ कटने की वजह से उसके अंदर एक ऐसी हीन भावना क्रिएट हो गई थी। द आइज ऑफ माई ट्रेवल मेट्स फियरफुल लेस्ट समवन नोटिस्ड माई डिसेबिलिटी। देखो वही बात आ गई कि वो इसलिए नज़र नहीं मिला रहा था किसी से, वो एकदम फर्श को घूरे जा रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने, मेरे जो आसपास मेरे को पैसेंजर्स बैठे मतलब और साथी यात्री बैठे हुए हैं, उन लोगों ने, किसी ने मेरा हाथ न देख लिया, उसकी अपंगता न देख ली हो। डिसेबिलिटी मीन्स अपंगता। The cheerful, lively voices of the people around me made me realize that unlike me, they were all young boys and girls in their early teens. अब जो आसपास की उससे आवाज़ आ रही थी, cheerful, lively voices, मतलब बड़े आनंदित, सब लोग मतलब हंसी खुशी तरीके से बात कर रहे थे। तो जो आवाज़ उसे आ रही थी उससे वो रियलाइज़ हुआ उसे कि यहाँ पे कोई भी उसके जैसा नहीं है, सब बढ़िया यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मूवी टीनेजर्स। देयर वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, और जो आवाज़ें आ रही थी उनमें कौन कौन था, 3, देयर वर 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां थीं और
3 लड़के थे। ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली, और वो तीनों मतलब वो पांचों लोग बड़े ही उत्सुकता से बातें कर रहे थे एक दूसरे से, और बड़े हंसी मजाक खुशी खुशी मतलब बातें कर रहे थे उत्साहपूर्ण तरीके से। हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एबी ओलंपिक्स, इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। अब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो जो पांचों बैठे हैं लड़के लड़कियां, उन्हीं में से एक की आवाज आती है उसके राइट साइड से। किसकी राइट साइड से? शरद की राइट साइड से। तो वो कोई उससे क्वेश्चन करता है शरद से कि क्या आप भी एबी ओलंपिक्स में भाग ले रहे हो? पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना। आई एम टॉकिंग टू यू सर। दिस टाइम आई रियलाइज्ड दैट द एथलेटिक बॉय सिटिंग टू माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। तो जो राइट साइड में जो लड़का बैठा हो, जिसने बात की, जिसने उससे क्वेश्चन पूछा क्या आप भी एबी ओलंपिक्स में भाग ले रहे हो, तो उसने दोबारा कहा आई एम टॉकिंग टू यू सर, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो दिस टाइम उसे रियलाइज हुआ, मतलब इस समय उसे ये फील हुआ कि जो बॉय है वो एथलेटिक बॉय है और उसके राइट साइड में बैठा है और उसे ही संबोधित कर रहा है। I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder. अब उसे एक और ये डर लगा, उसे ये और फील हुआ कि शायद उसका जो शॉल था जो उसकी शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर डला हुआ था, मतलब कंधे पर डला हुआ था, वो कहीं स्लिप हो गया, मतलब खिसक गया। रिवीलिंग माई स्टम्प फॉर एवरीवन टू सी। तो क्या हुआ, जब उसका शॉल खिसक गया तो उसका जो स्टम्प है, जो हाथ है, हाथ का जो कटा हुआ हिस्सा है, वो शायद सबने देख लिया। उसे ऐसा फील हुआ, अंदर से रियलाइज हुआ कि निश्चित ही मेरे जो कंधे पर शॉल पड़ी थी वो गिर गई है और मेरा जो हाथ का कटा हुआ भाग है वो सभी ने देख लिया है। टीयर्स फिल्ड माई आईज। अब उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे ये फील हो गया कि उसका जो हाथ का कटा हुआ हिस्सा है वो सबने देख लिया, तो ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया वो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन, आई मैनेज टू आंसर इन अ चोकिंग वॉइस। अब सरल आंसर देता है, कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मतलब क्या, आपका मतलब क्या है कहने का, आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो। और उसने आंसर भी दिया तो कैसे? चोकिंग वॉइस में, मतलब वो हेजिटेट हो रहा था बोलने में, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से। मंजीत डोंट अपसेट हिम सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। अब शरद के सामने एक लड़की बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि मंजीत आप उसे परेशान मत करो। तो मंजीत स्टार्टल्ड यू, आई एम सॉरी सी सैड अगेन। तो उसने दोबारा फिर कहा कि मंजीत ने आपको चौंका दिया एकदम से, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वट ही मीन्ट नो हार्म यू नो, ही एज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द एबी ओलंपिक्स एज वी ऑल आर। वट ही मीन्ट नो हार्म। तो वो लड़की कहती है कि मंजीत का मतलब ये नहीं था कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए या आपको कोई कष्ट दें। वो तो केवल ही एज्यूम्ड यू टू, उसने तो केवल ये समझा कि आप भी दिल्ली जा रहे हो एबी ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए, जैसे कि हम सभी जा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, और वो भी इसलिए क्योंकि हम सब भी आपकी तरह हैं। आई वॉज स्टार्टेड वंस अगेन। अब वो दोबारा फिर से चौंक गया जब उसने ये बात सुनी कि हम सब भी आपकी तरह हैं, तो वो दोबारा चौंक गया। आई मेकली रेज्ड माई आइज, और उसने बड़ी विनम्रता से पोलाइटली अपनी नज़र उठाई। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, वो लड़की जो थी वो मुस्कुराई। सी वॉज, वो उसे देखकर मुस्कुराई, मतलब सी वॉज नॉट मोर देन 14, और वो जो लड़की थी वो लगभग 14 साल की होगी। सी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, और उसका जो फेस था बिल्कुल एंजल की तरह था। सी वॉज वियरिंग अ ट्रैक सूट, और वो ट्रैक सूट पहने हुए थी। एंड फॉर अ राइट हैंड सी हैड अ स्टम्प टू, और उसका भी जो राइट हैंड था वो भी स्टम्प ही था, मतलब उसका भी हाथ उसी की तरह कटा हुआ था। बट सी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन वो उसे छिपा नहीं रही थी। ऑन द कंट्रेरी इट सीम्ड टू मी सी वॉज फ्रॉन्टिंग एंड कॉन्फिडेंटली। और शरद क्या बताता है कि वो लड़की, उसका भी स्टम्प ही था, उसका भी हाथ कटा हुआ था, लेकिन वो उसे छुपा नहीं रही थी शरद की तरह, बल्कि इसके विपरीत वो क्या कर रही थी, बल्कि वो अपने मतलब एक उसमें एक गर्व सा था, गुमान सा था। फ्लॉन्टिंग मीन्स होता है इतराना, तो उस चीज़ को लेकर वो अपने मतलब कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। तो कॉन्फिडेंटली वो इतरा रही थी अपना, मतलब उसके चेहरे से
एक गर्व झलक रहा था। वो उस चीज़ को लेके जरा भी उसे शर्म नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई हीन भावना थी शरद की तरह। वो कॉन्फिडेंट थी। देन आई लुक्ड एट माई राइट। उसके बाद उसने कहाँ देखा? उसने मतलब शरद ने अपनी राइट साइड। द वॉइस ही कॉल्ड मंजीत गेव मी द बिगेस्ट स्माइल। उस लड़के की साइड जिसने उससे क्वेश्चन पूछा था। तो लड़का कौन था? मंजीत। तो मंजीत की तरफ जब उसने देखा तो उसने भी एक बड़ी सी स्माइल दी शरद को। ही टू वोर अ ट्रैक सूट, और वो भी ट्रैक सूट पहने हुए था। एंड फ्रॉम द वे ही सैट इट वॉज ओबिवियस दैट ही हैड नो लेग्स। और जिस तरीके से वो बैठा हुआ था तो उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि उसके पैर नहीं हैं। वॉट इज़ दिस ओलंपिक्स आई मैनेज टू से। अब वो शरद जो है वो अभी भी कैसे बोल रहा है, मतलब उसकी आवाज़ ढंग से नहीं निकल रही है गले से, अभी भी वो हेजिटेट हो रहा है, अंदर से नर्वस है। तो फिर से मतलब कोशिश करता है बोलने की, मतलब ये क्या है, ओलंपिक्स का क्या है। ओह सैड मंजीत, सो यू रियली डोंट नो। अब मंजीत कहता है, अरे मतलब आपको सच में नहीं पता है। वेल आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले क्या कहता है मंजीत? सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ। मंजीत अपना नाम बताता है। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज शाहिदा, और वो लड़की जो उसके बगल में बैठी हुई होती है उसका नाम बताता है कि उसका नाम क्या है? शाहिदा। द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज कुमार स्वामी, और जो खिड़की पे जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? कुमार स्वामी। कुमार फॉर शॉर्ट, और उसे शॉर्ट में कुमार कह के बुलाते हैं। एंड द वन ऑन द एसल सीट इज विकास, और जो रास्ते वाली सीट पे बैठा हुआ है उसका नाम है विकास। मतलब जो ट्रेन में जो गैलरी होती है ना, गैलरी में बैठा हुआ होगा उसका नाम है विकास। एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल। जो स्टार्टिंग में जिस लड़की के बारे में चर्चा की गई थी उसी लड़की का नाम बताया जा रहा है कि जिसका फेस जो है एंजल की तरह था, बिल्कुल उसका नाम भी एंजल है। दे ऑल सेड हेलो टू मी एज दे वर इंट्रोड्यूस्ड। तो सारे लोगों ने, जितने भी वो लड़के लड़कियां थे, कितने थे? 5। तो पांचों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद हेलो बोला। आई रिस्पॉन्डेड मीकली, तो उसने भी रिस्पॉन्स दिया। आई एम शरद, उसने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने भी अपना नाम बताया कि मेरा नाम शरद है। आई सेड नर्वसली एज दे नोडेड इनकरेजिंगली आई लॉस्ट माई हैंड। अब उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर, अभी वो नर्वस था तो उसने हिम्मत जुटाकर बताया कि मैंने अपना हाथ खो दिया है, लेकिन जो सामने वालों से रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने इनकरेजिंगली अपने सर को हिलाया। नोड मीन्स क्या होता है? सिर हिलाना। डोंट वरी अबाउट दैट interrupted Kumar, looking towards me with his sightless eyes. We have all lost something and yet have gained much more than we have lost. अब जो कुमार था लड़का, तो वो कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, कि अपने हाथ के बारे में चिंता बिल्कुल मत करो। और कुमार जो लड़का है उसके भी आँखें जो हैं नहीं हैं, तब भी वो उसकी तरफ डायरेक्शन करके अपने चेहरे का, मतलब इसका कुमार लुकिंग टुवर्ड्स मी विद हिज साइटलेस आईज, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो शरद की तरफ देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो। वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग, हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। एंड येट हैव गेन्ड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट, लेकिन तब भी हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया। अगर हमारा कुछ छीना है तो हमें बहुत कुछ मिला भी है उसके बदले। Olympics is an event where people with disability compete to show the world that people without disability enjoy equal rights and opportunities, said शाहिदा। अब शाहिदा जो है वो ओलंपिक्स के बारे में शरद को बताती है कि ओलंपिक्स क्या है। तो ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक एक ऐसी प्रतियोगिता है, एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर
लोग जाकर, चाहे वो अपंग हो या ना हो, मतलब उनमें कोई वीकनेस हो या ना हो, ऐसे लोगों को बराबर से मौका मिलता है अपनी योग्यता और क्षमता दिखाने का। उन्हें अवसर मिलता है, उन्हें अधिकार होता है, जिससे वो दुनिया को अपनी योग्यता और क्षमता दिखा सकें। तो एबी ओलंपिक्स जो है एक ऐसा आयोजन है, मतलब ऐसे लोगों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। विद इंक्रीजिंग फैसिनेशन आई लिसन टू ईच वन। अब शरद कहता है, जैसे ही शरद उन लोगों की बात सुनता जाता है तो उन लोगों की बातों से क्या है, उसका आकर्षण जो है उसके उनकी बात के प्रति और एबी ओलंपिक्स के प्रति वो बढ़ता जाता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो प्रत्येक की बात सुनता है। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। और वो जो चारों पांचों बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उन सब के पास अलग अलग कहानी है बताने के लिए। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम्ब और अ सेंस। और प्रत्येक का कुछ ना कुछ अंग नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हर किसी ने खोया है। बट अनलाइक मी दे हैड ऑल लर्न टू कोप विद द डिसेबिलिटी एंड टू कनकर इट। लेकिन उसकी तरह कोई नहीं है। जो शरद जो है, शरद क्या है, अपनी वो कमजोरी को लोगों से छिपाता है और उसका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खो चुका है। लेकिन उसकी तरह इन पांचों बच्चों में कोई नहीं है, पांचों लड़के लड़कियों में। वो सब जो हैं उन सब ने उस डिसेबिलिटी के साथ फेस करना सीख लिया है, अपनी अपंगता के साथ फेस करना, सामना करना, उसके साथ जीना सीख लिया है और उस पर विजय प्राप्त कर ली है। दे फाउंड दैट इफ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट। और उनने ये भी पाया, क्या पाया कि ये रियलाइज किया या महसूस किया कि यदि जो नेचर जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति यदि अपना कुछ एकाध जो अपना जो प्रदत्त कोई तोहफा है वो छीन लेती है, इट सर्व्स मैनी मोर टू कॉम्पनसेट इट। तो वो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उससे कई ज़्यादा हमें प्रदान भी करती है। इफ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी could realize his or her hidden potential, then life would become richer, fuller and more enjoyable than ever. तो क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपनी डिसेबिलिटी मतलब अपनी कमजोरी को या अपंगता को जान ले, पहचान ले, आई मीन टू से दैट यदि कोई पर्सन, यदि उसमें कोई वीकनेस है, कोई अपंगता है, कुड रियलाइज हिज हर हिडन पोटेंशियल, लेकिन वो अपने जो हिडन, उसके अंदर जो मतलब विशेषता छुपी हुई है, उस चीज़ को यदि वो पहचान ले, अपने अंतरा शक्ति को वो पहचान ले कि उसके अंदर की शक्ति क्या है, उसे जान ले, तो उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, रिचर, फुलर एंड मोर एंजॉयबल। तो क्या संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और पहले से ज़्यादा अधिक आनंददायक हो जाएगा। यदि कोई अपंग बनते, हो सकता है किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी को कोई परेशानी है, किसी की आंखें नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा और सुना होगा कि ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ भगवान जो है वो ग्रेट क्वालिटी देता है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल देता है जिससे वो अपनी जगह इस दुनिया में और समाज में बना पाते हैं। तो यही इसमें बताया गया लेसन में कि यदि हर इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो उसका जीवन जो है वो कैसा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा और अधिक आनंददायक हो जाएगा। I came to know that the name एबी ओलंपिक्स is derived from ability and Olympics। तो अब शरद बताता है कि उसे मतलब बताया गया, उसे पता चला कि जो एबी ओलंपिक्स जो टर्म है, मतलब ये जो शब्द है वो दो शब्दों से, एबिलिटी और ओलंपिक्स से मिलकर बना है। It was way back in 1972 that an effort to improve the vocational capabilities of disabled persons was made in जापान। और ये जो सबसे पहला प्रयास है ये जापान में किया गया था। और कौन सी ईयर में किया गया था? 1972 में। तो ये जो क्या है, जो अपंग लोग जो होते हैं उनकी व्यावसायिक दक्षता को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी व्यावसायिक योग्यता को इम्प्रूव करने के लिए, उसे सुधार लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए सबसे पहले ये प्रयास जापान में 1972 में किया गया था।
एन इवेंट वॉज हेल्ड, इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटी। और वहाँ पे एक आयोजन किया गया था और इसका नाम था ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज। डिसेबल्ड पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड had their first chance to compete among themselves and prove their merits to the world। तो ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक पूरी दुनिया में एक पहला मौका था, पहला अवसर था कि जहाँ पर जाके वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें और अपनी मेरिट्स को दुनिया के सामने प्रूव कर सकें, अपने गुणों को सिद्ध कर सकें, दुनिया के सामने बता सकें कि हाँ, हम में भी कुछ ना कुछ स्पेशल है। I was told that 1981 was declared the International Year of Disabled Person। तो शरद क्या है, अपने जो सहयात्री थे उनसे बातचीत कर ही रहा था तो उसे बताया गया किसी सहयात्री के द्वारा कि 1981 जो ईयर है उसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस घोषित किया गया है। To commemorate this, the first International Olympics was held in Tokyo। और उसी की यादगार में क्या होता है कि उसी की याद में जो पहला इंटरनेशनल ओलंपिक्स है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, टोक्यो में। द इवेंट वॉज अ फेनोमेनल सक्सेस। और उस इवेंट को, उस आयोजन को बहुत अधिक सफलता मिली। इन द सेकंड ओलंपिक्स हेल्ड इन बोगोटा, कोलंबिया इन 1985, द इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन IAF फॉर शॉर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो क्या हुआ, तो सेकंड जब ओलंपिक्स हुआ जो कि कहाँ हुआ था, कोलंबिया में, बोगोटा में। तो कब हुआ था, 1985 में। तो सेकंड ओलंपिक्स के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स संघ की स्थापना हुई, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, IAF। सिंस देन, और तभी से, इंटरनेशनल ओलंपिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस। और तभी से लगातार जो है ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है और उसे लगातार सफलता मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया वॉज द वेन्यू इन 1995 एंड प्राग इन 2000। और 1995 में कहाँ पे हुआ था ओलंपिक्स, ऑस्ट्रेलिया में, और 2000 में प्राग में हुआ था। तो नन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट। अब वो फिर से उसी बात पे आ गया जो उसकी बात उन पांचों लड़के लड़कियों से चल रही थी, मतलब उसके सहयात्रियों से उसकी बातचीत बराबर चल रही थी। तो अब वो बताता है कि उस रात को कोई भी नहीं सो सका, ना तो शरद सोया और ना ही वो उसके सहयात्री। लिसनिंग टू द चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज एंड देयर इवेंट्स इन द ओलंपिक्स। और सब एक दूसरे को अपनी हॉबीज और अभी ओलंपिक्स में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताते रहे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी। और उन सब की बातों को सुनकर शरद के अंदर क्या हो रहा था, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल लूज हो गया था, मतलब उसका खो गया था कॉन्फिडेंस, अब वो धीमे धीमे उसमें क्रिएट हो रहा है और उसका लेवल जो है वो अप हो रहा है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसका आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। The soul that had covered my disability had fallen away। और जो सॉल जो है, जो हमेशा उसके कंधे पर पड़ी रहती थी, उसका क्या हुआ कि वो भी गिर गई। सॉल जो है उसके कंधे से गिर जाती है। आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट। और वो उस सॉल को दोबारा ढूंढने का या दोबारा उठा के अपने कंधे पे डालने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि अब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो गया है। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द ओलंपिक्स स्टेडियम। और वो डिसाइड करता है, सबकी बातें सुनकर उसके मन में उसका जो आत्मविश्वास है वो जाग जाता है और वो अपने मन में निर्णय लेता है कि अब वो ओलंपिक्स स्टेडियम जाएगा एज ए स्पेक्टेटर, लेकिन कैसे, एक दर्शक के रूप में। एंड चीयर फॉर द चिल्ड्रन। और उन चिल्ड्रन को, उन बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, उनके प्रोत्साहन के लिए वहाँ जाएगा। एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। और वो हर एक डिसेबल्ड पर्सन जो कि इस पृथ्वी पर है उसके लिए वहाँ जाएगा, मतलब धरती के हर एक अपंग व्यक्ति के लिए वो वहाँ पर जाएगा, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करेगा, एक प्रकार से उनको चीयर अप करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। एंड फॉर माई सेल्फ। और खुद के लिए, अपने स्वयं के लिए वो वहाँ जाएगा। इट वॉज वन सच ट्रेन दैट गेव मी अ डिसेबिलिटी। तो वो बताता है, दोनों ट्रेन के देखो अंतर को बताता है कि एक ट्रेन ऐसी थी जिस ट्रेन ने उसे इस प्रकार की अपंगता प्रदान की,
Yet it was another train that gave me a meaning to my life. और एक जो अब जिस ट्रेन में उसने सफ़र किया और इस ट्रेन ने उसके जीवन को एक अर्थ दे दिया। तो क्या है बच्चों, इस पूरे लेसन में हमें बताया गया है और मेरे हिसाब से आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ होगा इस लेसन को पढ़कर, यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप एक बार और इसे पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि हमारे अंदर कोई कमी है और हम उस कमी को ना दिखाकर दुनिया को, हम उस कमी को छुपा के अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे दिखाने की, उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो बच्चों, अपने अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और उसे बाहर लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।